नमस्कार सभी साथियों को। सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान के अप्लाइड क्वेश्चन, बिल्कुल व्यावहारिक प्रश्नोत्तरी आरबीएससी और एनसीईआरटी के प्रश्नों के सहित यहां पर हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपका जो ये आज का टेस्ट है बहुत ही शानदार रहने वाला है। विशेष प्रश्नोत्तरी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल रीट एग्ज़ाम 2021 जो आपके होने वाला है उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों लेवल के लिए इस टेस्ट सीरीज को। यहाँ पर टेस्ट नंबर 70 का पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आपके प्रथम क्वेश्चन इसमें आता है, माता पिता से दंडित होने पर, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न को, माता पिता से दंडित होने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध खिलौने पर निकालता है। उक्त युक्ति है प्रतिक्रिया निर्माण, अंतर्वेशन, प्रक्षेपण और प्रतिस्थापन। देखिएगा, एक बालक है जिसको माता पिता ने या तो कुछ कह दिया है गुस्से में या फिर उसके एक दो चांटे लगा दिए हैं, मतलब दंडित किया है उसको, ठीक है। उससे बालक क्रोधित हुआ है, मतलब उसको उस दंड का क्रोध आया है और वह बालक उस क्रोध को किस पर निकाल रहा है? खिलौने पर। जो उसके खेलने के खिलौने हैं उसको तोड़ रहा है, इधर उधर फेंक रहा है। तो साथियों, यहाँ पर बालक क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर है आपका प्रतिस्थापन, जिसको विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। साथियों, यहाँ पर आपका चौथा विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर बालक, एक जो बालक है वो माता पिता के ऊपर तो क्रोध प्रकट नहीं कर सकता है, इसलिए उससे जो कमज़ोर वस्तु है, मतलब उसके जो खिलौने हैं जो उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, उस पर वो क्रोध निकाल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी जो ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है या जिससे हम कुछ नहीं कह पाते हैं, यदि हमसे वो कुछ कह देता है और यदि हम उस पर क्रोध नहीं निकाल पाते हैं और किसी अन्य निम्न स्तर वाले प्राणी या वस्तु पर अगर हम क्रोध निकालते हैं तो उसको प्रतिस्थापन या विस्थापन के नाम से जाना जाता है। प्रक्षेपण में खुद के दोषों को दूसरे के ऊपर आरोपित किया जाता है, जबकि अंतर्वेशन में क्या होता है साथियों? हम दूसरे के जैसे बनने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 1 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय और सरकार। तो यहाँ पर प्राथमिक सामाजिकरण मतलब बालक का सबसे पहले सामाजिकरण कौन सी संस्था में होता है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है साथियों प्रश्न संख्या 2 में, उसका चुनाव आपको करना है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है, देखो, सामाजिकरण की प्रथम इकाई परिवार को माना जाता है। यहीं पर बालक समाज के जो नियम हैं यहीं से आरंभ करता है। आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। देखिएगा, यहाँ पर भी आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ही हम समाज के नियमों का अनुसरण करना प्रारंभ करते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। आपके तीसरा क्वेश्चन है, बालक को सोच संबंधी प्रशिक्षण फ्रायड ने किस आयु में देने को बताया है? ओरल अवस्था, एनल अवस्था, फोलिक अवस्था और लेटेंसी अवस्था। तो देखो, जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है जिसको कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है, इसमें इन्होंने 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कितने अवस्थाओं का उल्लेख किया है मित्रों? 5 अवस्थाओं का। इनमें से सोच संबंधी प्रशिक्षण, मतलब इस अवस्था में अगर बालक को एक निश्चित समय पर सोच संबंधी प्रशिक्षण दे दिया जाए तो बालक आगे भविष्य में जाकर स्वच्छ और साफ सुथरा रहता है। देखिएगा, उस अवस्था को एनल अवस्था या एनल स्टेज के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं गुदी अवस्था। क्या कहा जाता है? जिसको गुदी अवस्था कहा जाता है। जबकि ओरल अवस्था मतलब ओरल स्टेज प्रथम अवस्था होती है साथियों, जिसमें काम प्रसुप्ति मुखी अवस्था में पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। यहाँ पर आपका सेकंड ही विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। आपके चौथा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ या किसी अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है? निर्देशित सहभागिता, स्केप फोल्डिंग, आसन्न विकास का क्षेत्र और अंतः व्यक्तिनिष्ठता।
तो प्रश्न संख्या 4 में आपको सही आंसर देना है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसी लैंग्वेज में आपके प्रश्न बनने वाले हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। एग्जाम में आप यूँ मत सोचना कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है, जो मूल प्रवृत्तियाँ उसका जनक कौन है। ऐसे प्रश्न मैं गारंटी दे देता हूँ, अभी अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो मैं ना यूट्यूब पे पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। आपके ऐसे प्रश्न कदापि नहीं आने वाले हैं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी का मतलब है 30 में से 15 प्लस सही करना। अगर 15 प्लस भी सही कर देते हो तो मतलब आप सिलेक्शन के लायक जो स्कोर होता है वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है, मतलब बालक उस कार्य को नहीं कर पाता है, कठिन है उस कार्य को करना, लेकिन कोई प्रौढ़ व्यक्ति मतलब अधिक उम्र का व्यक्ति या कोई अधिक कुशल साथी मतलब जो अधिक जानता है वह बालक उसको उस कार्य को करने में सहायता प्राप्त करता है तो और वो कार्य करना संभव हो जाए तो उसको वाइगोत्स्की ने कहा है स्केप फोल्डिंग, जिसको ढांचा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कोई अपने से अधिक सक्षम व्यक्ति उस कार्य को करने में सहायता करे। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो आपके 5वां क्वेश्चन, फ्रायड की सुप्तावस्था का संबंध एरिक्सन के सिद्धांत की कौन सी अवस्था से मिलता है? पहल बनाम अपराध बोध, एकात्मकता बनाम भ्रांति, उद्यमिता बनाम हीन भावना और घनिष्ठता बनाम एकांकीपन। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर आता है, देखो सुप्तावस्था जिसको लेटेंसी स्टेज भी के नाम से भी जाना जाता है। सुप्तावस्था का जो समय है पहले आपको वो पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्रायड ने सुप्तावस्था या सुषुप्तावस्था का समय कौन सा बताया है। तो साथियों सिगमंड फ्रायड ने सुषुप्तावस्था या सुप्तावस्था का समय 6 वर्ष से 12 वर्ष का बताया है, मतलब बाल्यावस्था, जिसमें बालक में किसी भी प्रकार की वासना जागृत नहीं होती है। और ये जो एरिक्सन का सिद्धांत है उसकी उद्यमिता बनाम हीन भावना से संबंध रखता है, क्योंकि इसका संबंध भी 6 से 12 की अवस्था में ही है मित्रों। तो आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। 5वें क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो 6ठे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा मित्रों। आपके प्रश्न संख्या 6 है, एक बच्चा, थोड़ा सा इसकी साइज छोटी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दूसरा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास और चौथा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो साथियों लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने हिंज के बारे में बताया है कि हिंज नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी है, उसकी पत्नी बीमार है और पत्नी को जो दवाई चाहिए उसके लिए उसके पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो वह उस दवाई को मेडिकल स्टोर में जाकर के चोरी कर लेता है और अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। तो वहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है इस स्टोरी कहानी को सुनकर के कि हिंज को वह दवाई नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि वो दवाई चुराता है तो फिर उसको पुलिस पकड़ेगी और उसको सजा देगी। तो साथियों वह बालक दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसको डर लगता है, उसको ये पता नहीं है कि ठीक है हिंज को कितनी सज़ा मिलेगी, ज़्यादा सज़ा तो कोई मिलेगी नहीं क्योंकि उसने इतना कोई बड़ा अपराध किया नहीं। उसकी पत्नी की जान बचाना उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था बजाय सज़ा के। तो साथियों वो सज़ा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, मतलब बालक छोटा है और दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था में है। चौथा विकल्प आपके 6ठे क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। मित्रों अगर आप बिल्कुल इस चैनल पर नए हो तो एक बार आप वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। रोजाना डेली ही मैं टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आता हूँ और कम से कम 2 पेपर तो आपके लिए डालता हूँ। अगर आप रेगुलर इस चैनल पर हो तो आपको सब कुछ पता होगा, और पहली बार आए हो तो आप एक बार 5 से 7 दिन इस चैनल से जुड़ करके देखिए। ओनली 5 से 7 दिन। अगर आपको अपने आप फर्क नज़र नहीं आए तो मेरी गारंटी है इस चीज़ की। यहाँ पर आपके 7वां क्वेश्चन है, उद्दीपक जो लुप्त अंश होता है उसे प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है। यह प्रत्यक्षणात्मक संगठन का कौन सा नियम है? निरंतरता का नियम, निकटता का नियम, पूर्ति का नियम और समानता का नियम। मैंने कहा था
आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से प्रश्न बनाए गए हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न थोड़े मैंने बाहर से भी लिए हैं जो मुझे लगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये जो अधिकतर क्वेश्चन है आरबीएससी और एनसीईआरटी बेस्ड है साथियों, उन्हीं 11वीं 12वीं की चारों किताबों में से बनाए गए हैं। तो यहाँ आपके 7वां क्वेश्चन जो सही है वो है पूर्ति का सिद्धांत इसको कहा जाएगा। थर्ड विकल्प आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो लुप्त अंश मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है उसको प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर रहा है, मतलब उसकी पूर्ति कर रहा है, तो इसको पूर्ति का नियम कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो आपके 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ठीक है। विकल्प 1, विकास अंतःक्रिया का फल है। दूसरा विकल्प है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और चौथा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो देखो, विकास के बारे में जो कथन सत्य नहीं है, मतलब जो कथन असत्य है, उसके बारे में बताना है। तो मित्रों 8वें क्वेश्चन में सही आंसर है आपका चौथा विकल्प, ये विकास के बारे में सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास अंतःक्रिया का फल भी होता है। अंतःक्रिया कौन सी? वंशानुक्रम एवं वातावरण की। व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगमन करता है, एक निश्चित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से विकास होता है। ऐसा नहीं है कि एक जो 5 साल का बालक है डायरेक्टली वो प्रौढ़ हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का पालन करती है, क्योंकि सभी का विकास अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन ये जो चौथा कथन है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, तो ये गलत है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, बल्कि विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आपका ये कथन आपका क्या है साथियों? सत्य नहीं है। इसलिए आपका चौथा ही विकल्प प्रश्न संख्या 8 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। 9वां क्वेश्चन, अधिकतर अतार्किक भय उदाहरण होते हैं प्राचीन अनुबंधन के, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के, प्रयास एवं त्रुटि के और गेस्टाल्टवाद के। तो बहुत ही नवीन क्वेश्चन है, बहुत ही नवीन क्वेश्चन इसको आप कह सकते हो, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर एग्जैक्टली पता है तो भाई यार आपकी तैयारी को क्या कहना। बिल्कुल मैं आपका फैन हो गया, यूँ मानो अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली बता देते हो तो। तुक्का मारना अलग बात है, अगर आपके पास तर्क है कि ये क्वेश्चन किस आधार पर राइट है, तो आपका राइट आंसर है प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के उदाहरण है अतार्किक भय। अतार्किक भय का मतलब होता है जहाँ पर जो भय है वो तर्क के द्वारा नहीं है, मतलब जिसमें कोई तर्क नहीं है, उस भय को यदि हम मानते हैं तो वो होता है अतार्किक भय। जैसे मान लीजिए एक बालक है जो खरगोश को से भी डरता है अनुबंधन के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक बालक को आपने खरगोश दिया, जैसे ही वो खरगोश को टच करता है उसके करंट लगता है, ऐसा सिस्टम आपने कर दिया। तो 2-5 बार ऐसा करोगे तो बालक क्या सोचेगा कि खरगोश के हाथ लगाते ही करंट लगता है, मतलब बालक उस चीज़ से डरने लग जाता है। तो वो होता है अतार्किक भय। जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा है, बालक टच करते ही वो फूट जाता है, ऐसा सिस्टम आपने कर रखा है, और इसे 5-7 बार हो गया तो बालक गुब्बारे से डरने लग जाएगा। क्या? गुब्बारे से डरने लग जाएगा, मतलब वो है अतार्किक भय। तो साथियों अतार्किक भय अधिकतर प्राचीन अनुबंधन के उदाहरण होते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 9वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? हिप्पोक्रेट्स ने, स्किनर ने, क्रेचमर ने और आलपोर्ट ने। तो साथियों देखो, आलपोर्ट ने तो शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, हिप्पोक्रेट्स ने सबसे प्राचीन वर्गीकरण किया है, लेकिन शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेचमर के द्वारा वर्गीकरण यहाँ पर जो व्यक्तित्व का है उसका किया गया है। तो 10वें क्वेश्चन में आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 आपके है, सेलिगमैन तथा मायर ने सर्वप्रथम अधिगम असहायता की परिघटना का प्रयोग किनके ऊपर किया? कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, चूहे के ऊपर और बंदर के ऊपर। तो सेलिगमैन और मायर का नाम हो सकता है आपने नहीं सुन रखा है साथियों। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है, अगर इसका भी सही आंसर दे देते हो तो वापस मैं कहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। किस प्रकार से? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने, 0.50% लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों ने।
ये क्वेश्चन जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर है सेलिगमैन और मायर ने जो अधिगम असहायता सबसे पहले इन्होंने परीक्षण किया था। साथियों, प्रश्न को समझना पूरे को। इस घटना का प्रयोग कुत्तों के ऊपर किया गया था। किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया था? अधिगम असहायता का। आपको यहाँ पर अधिगम असहायता का अर्थ भी समझना होगा। देखो इन्होंने क्या किया, एक तो इन्होंने सबसे पहले समूह ए और समूह बी दो भागों में कुत्तों को वर्गीकृत कर दिया। समूह ए के कुत्ते को जो कुत्ते हैं उसमें कुछ कुत्तों को रखा और उसको पिंजरे में बंद कर दिया और उन पिंजरे में एक छोटी सी जगह रखी निकलने की। तो जैसे ही कुत्ते उस पिंजरे से निकलने की कोशिश करते उनके एक विद्युत का आघात मतलब बिजली का झटका लग जाता था। तो 2-4 बार ऐसा किया। उसके बाद एक बार 2-4 बार उन्होंने उस विद्युत को बंद कर दिया, मतलब आसानी से वो वहाँ से निकल सकते थे। लेकिन जब वो 2-4 बार वहाँ से निकलने में असफल हुए तो उन्होंने सोच लिया कि यार जब भी पिंजरे के दरवाजे को टच करते हैं तो हमें करंट लग जाता है। तो अगली बार जब उन्होंने करंट को बंद कर दिया तो भी समूह ए वाले वहाँ से नहीं निकले। लेकिन समूह बी वाले कुत्ते जिनको की करंट नहीं दिया गया था, जब वो वहाँ से निकलने का प्रयास करने लगे तो करंट को बंद कर दिया और वो वहाँ से एक बार में ही निकल गए। तो इसको कहा जाता है अधिगम असहायता। यहाँ समूह ए वाले कुत्तों में अधिगम असहायता थी। तो साथियों, ये सेलिगमैन और मायर ने प्रयोग किया था किनके ऊपर? कुत्तों के ऊपर। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिएगा, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो जो सबसे उपयुक्त कथन है बुद्धि के बारे में उसको आपको देखना है। हो सकता है चारों ही कथन सही लगे, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है उसको बताइएगा। साथियों, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं सम्मिलित है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिससे मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। तो मित्रों, स्मरण और तर्क यहाँ पर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अभिसारी रूप से सोचना, बहुआयामी और कई योग्यताएं। तो साथियों, बुद्धि को बहुआयामी माना जाता है जिसमें कई योग्यताएं सम्मिलित होती है, कोई एक योग्यता बुद्धि में नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो आपका प्रथम विकल्प सही है। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा ये गलत नहीं है बुद्धि के बारे में। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, कई बार आपको चारों विकल्प सही लगते हैं, लेकिन किसी एक ही विकल्प का चयन आपको करना पड़े तो सबसे बेस्ट विकल्प का चयन करना पड़ता है। यहाँ पर देखो, बहुआयामी बुद्धि माना जाता है। बहुआयामी मतलब बुद्धि का कोई एक आयाम नहीं है, इसके अलग अलग कई आयाम होते हैं और इसमें कई प्रकार की योग्यताएं सम्मिलित होती है। यही बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है। 12वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। भाषा एवं चिंतन की उत्पत्ति अलग अलग होती है, यह मानना किसका है? सिगमंड फ्रायड का, वाटसन का, वाइगोत्स्की का और जेरोम एस ब्रूनर का। तो मित्रों, भाषा और चिंतन की जो उत्पत्ति है ये अलग अलग होती है। ये भाषा विकास का जो सिद्धांत जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है इसमें इन्होंने बताया है, इसलिए आपका वाइगोत्स्की वाला जो विकल्प है वही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13 में थर्ड विकल्प सही है। जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था उसी के अंतर्गत ये कथन इन्होंने कहा था। साथियों, तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। देखेंगे प्रश्न संख्या 14 को, बच्चों की प्रतिभाशालिता फिर रिक्त स्थान के कारण हो सकती है। एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतः क्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण और सफल माता पिता। तो देखो, सफल माता पिता की संतान कई बार नालायक निकल जाती है, देखा होगा आपने कई जगह। तो ये प्रतिभाशालिता का कोई लक्षण नहीं है, ये गलत है। सिर्फ समृद्ध वातावरण से ही काम नहीं चलता है। आप अगर 100 बच्चों को समृद्ध वातावरण में रखोगे तो उसमें लगभग 10-20 ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो वातावरण ही से ही प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन सारा प्रभाव समृद्ध वातावरण से नहीं पड़ता है। देखो, जो बच्चों की प्रतिभाशालिता है वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतः क्रिया के कारण हो सकती है, जिसमें वातावरण का भी योगदान होता है और आनुवंशिकता का भी, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण स्थानांतरित होते हैं उनका भी योगदान होता है। तो सेकंड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है।
देखो जो अनुशासित दिनचर्या है, चाहे 1000 बच्चों पे परीक्षण करके देख लो, अनुशासित दिनचर्या 1000 अपनाएंगे, सब में एक जैसा विकास नहीं होगा, सब प्रतिभाशाली नहीं हो सकते हैं साथियों, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए सेकंड विकल्प 14वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? मूवियर, मूव, मोटिव और मूवर्स। तो साथियों देखिए, जो मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, जो कि अंग्रेजी का शब्द है। इस अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का जो निर्माण है वो लैटिन भाषा के मूवियर शब्द से हुआ है। यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्यभाषी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है शोधन, आत्मीकरण, औचित्य स्थापना और क्षतिपूर्ति। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 16 में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कोई भी एक बालक मान लीजिए जो अधिकांशतः मतलब लगभग देर से आता है वो रोजाना विद्यालय में, और रोजाना वो सत्यभाषी बहाना मतलब ऐसा लगता है कि ये सही बोल रहा है, ऐसा बहाना वो प्रस्तुत करता है। तो साथियों उसको शोधन या मार्गांतिकरण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शोधन या मार्गांतिकरण में तो मार्ग को, जो उद्देश्य है उसको बदला जाता है, ये गलत हो गया। आत्मीकरण में दूसरे के जैसे बनने का प्रयास करता है, ये गलत होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है इसको कहा जाएगा मित्रों औचित्य स्थापना, जिसमें ऐसा बहाना प्रस्तुत करते हैं जो सत्यभाषी प्रस्तुत हो। यहाँ आपका थर्ड विकल्प सही है 16वें क्वेश्चन में। बाकी क्षतिपूर्ति का मतलब होता है एक क्षेत्र में अगर कोई बालक कमजोर है तो किसी दूसरे क्षेत्र से उसकी पूर्ति करना। जैसे मान लीजिए एक बालक विकलांग है, वो विकलांग बालक यदि अच्छे से पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाता है तो उसकी विकलांगता की पूर्ति वो दूसरे क्षेत्र से कर रहा है। तो यहाँ आपका थर्ड विकल्प ही सही रहेगा साथियों 16वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो आपके 17वां क्वेश्चन देखेंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है सत्य की पहचान के लिए, झूठ की पहचान के लिए, मनोविश्लेषणात्मक पहचान हेतु और उपयुक्त सभी के लिए। तो मित्रों पॉलीग्राफ एक परीक्षण है जिसका प्रयोग किया जाता है झूठ की पहचान के लिए। कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो उसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जिसमें जो हृदय की धड़कन है उसको देखा जाता है कि व्यक्ति से कोई सवाल पूछा जाता है और अगर वो गलत जवाब देता है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। अगर बढ़ जाती है तो मतलब झूठ बोल रहा है, अगर नहीं बढ़ती है एक समान चलती रहती है तो मतलब वो सही बोल रहा है। इस प्रकार से इस टेस्ट में परीक्षण होता है झूठ की पहचान का। तो यहाँ आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों 17वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। आपके 18वां क्वेश्चन है भग्नाशय का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति और नैतिक आदर्श। तो मित्रों भग्नाशय, कुंठा, तनाव, अंतर्द्वंद, इन सभी का नाम सुना होगा। जब व्यक्ति कुसमायोजित होता है इस प्रकार की जो मानसिक समस्याएं उसका सामना व्यक्ति करता है, तो उसी में एक आती है भग्नाशय। भग्नाशय का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है मानसिक संघर्ष। अगर व्यक्ति मानसिक संघर्ष की स्थिति में है कि भाई क्या करे क्या नहीं करे, तो साथियों उससे भग्नाशय उत्पन्न हो जाती है। सेकंड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर, जो कि आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 ही प्रश्न मैंने शामिल किए हैं आज के इस टेस्ट में। तो 19वां क्वेश्चन, व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से यह कथन किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? कैननबार्ड सिद्धांत, जेम्स लेंगे सिद्धांत, स्केक्टर सिंगर सिद्धांत और संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। तो देखो कोई भी व्यक्ति है वो भालू को देखकर या शेर को देखता है और भाग जाता है, डर जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात होने वाली चीज़ है। क्योंकि अगर आप भालू को देखोगे, जैसे मान लीजिए जंगल में जा रहे हो, आपके सामने अचानक भालू या शेर आ जाता है, तो ये थोड़ी कि हाँ आजा दोनों साथ साथ चलेंगे, ऐसा कहोगे क्या? नहीं कहोगे, बल्कि तुरंत हम क्या करेंगे, उस स्थान से भागने का प्रयास करेंगे, अपनी जान बचाने का प्रयास करेंगे। तो इससे उत्पन्न अचानक जो संवेग होते हैं उसको जेम्स लेंगे सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, किसी भी प्रश्न पर, तो कमेंट में जरूर बता करके जाना मुझे, और आपके कितने क्वेश्चन 20 में से सही हुए उसके लिए भी आप जरूर कमेंट करें साथियों।
आपका अंतिम और 20वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20 समझने वाला क्वेश्चन है। जल्दबाजी में बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न संख्या जो 20 है थोड़ा सा देखिए आपके बाधा हुई है। देखिए 20वां क्वेश्चन, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों का ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना और स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। तो भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वापस कह रहा हूँ एग्जाम में इसी लेवल के प्रश्न बनने वाले हैं। देखो सही आंसर का चयन करोगे, लेकिन पहले प्रश्न को समझा दूंगा। अगर प्रश्न को आप समझ लेते हो तो आंसर बड़ा ही इजी है इसका। दृश्य रूप से बाधित छात्र मतलब जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दृश्य रूप से वही बाधित रहेंगे, के साथ कार्य करते समय मतलब उनको आप कोई चीज़ पढ़ाते हो या उनके साथ कोई चीज़ करते हो, एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए, मतलब किस प्रकार से शिक्षण कराना चाहिए। देखो तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। तो भैया उनको सही से तो दिखाई नहीं देता है, दृश्य प्रस्तुतियां प्रयोग करोगे जिससे क्या होगा, ये गलत हो गया। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। ध्यान से कैसे देखेंगे, क्योंकि छात्र तो कैसे हैं, दृश्य रूप से बाधित, तो ये भी गलत हो गया। अब पहला या दूसरा, तो साथियों इनमें से राइट आंसर है दूसरा विकल्प, स्पष्ट रूप से बोलना, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है, सुनाई तो देता है, इसलिए स्पष्ट रूप से बोलो पहली चीज। दूसरी चीज है छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग। छूकर महसूस करेंगे तो दिखने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो हाथ लगाकर महसूस कर रहे हैं, भले उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए ऐसी तकनीक का हमें प्रयोग करना चाहिए। साथियों सेकंड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। तो ये टेस्ट आज का पूरा हुआ। आज साइकोलॉजी के पूरे 70 टेस्ट हो चुके हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।